एक बार फिर से अपने पास में कोशिका को लेकर के हाजिर है। हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बातें कर रहे थे इतने दिनों से। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की। जैसा कि पहले भी बात हुई थी, स्टार्टिंग के अंतर्गत कोशिका दो भागों में बटी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। चैटोन ने बताया था प्रोकैरियोटिक जो थी वो अल्प विकसित थी और यूकेरियोटिक जो थी वो पूर्ण विकसित थी। उसी आधार पर हम बात करेंगे। और बात करें प्रोकैरियोट्स में कौन आता है, तो हम जगत की बात करें तो जगत में क्या डाल सकते हैं, मोनेरा जगत। क्या डाल सकते हैं, मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत की बात करें तो मोनेरा जगत में क्या आ जाएगा, जीवाणु। कौन आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा अपने पास में। इसके अलावा नीलहरित शैवालों को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें बेटा तो देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर बहुत से ऐसे पार्ट है जो यूकेरियोटिक में नहीं थे, और जो यूकेरियोटिक में थे वो यहां नहीं है। और एक चीज ऐसी है अपने पास में, तो वो जो यूकेरियोटिक में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है। जैसे देखो, यहां पर हम आउटर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वहां पर हम केवल दो आवरण की बात करते थे, एक कोशिका भित्ति के रूप में और एक कोशिका झिल्ली के रूप में। अर्थात प्रोटेक्शन जो लेयर थी अपने पास में वो कितनी थी, दो थी। एक कोशिका भित्ति थी और एक क्या थी, कोशिका झिल्ली। लेकिन यहां पे कितनी लेयर दिख रही है, तीन लेयर दिख रही है, एक ये और एक ये। अर्थात यहां पर लेयर कितनी पाई जाएंगी, तीन। और देखो, फर्स्ट राउंड पे बात करते हैं अपने पास आवरण की, और आवरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बात करें कि इसका आवरण किससे बना होता है, तो हम लिख सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। किससे बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है। और इस आवरण की, अर्थात ये जो आउटर लाइन दिख रही है, इसके भी हमारे पास में दो रूप होते हैं। एक ठोस सरफेस होता है या एक ठोस रूप में होता है, और एक किस रूप में, तरल रूप में, सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट में। सॉलिड जो होते हैं वो सुरक्षात्मक कार्य करते हैं या सुरक्षात्मक आवरण पे काम करते हैं, और जो तरल रूप होता है वो चिपकाने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, चिपकाने में सहायक होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे हम इसका दूसरा लेते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखो, यहां भी सेल वॉल थी, यूकेरियोटिक में भी सेल वॉल थी। वहां सेलुलोज से बनी हुई थी, यहां किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, म्यूरिन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यूरिन लिख सकते हैं। दूसरी बात करें, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये भी दो रूपों में पाई जाती है, या कह दें जीवाणुओं की कोशिका भित्ति दो रूपों में पाई जाती है। ये जो दो रूप है वो एक ग्राम पॉजिटिव है और एक क्या है, ग्राम नेगेटिव। इनको दो में बांटने के पीछे रीजन है, पॉजिटिव जो है अपने पास में वो एक परत से बनी होती है, और वो अकेली परत किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। वहीं अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये दो परतों से बनती है, और इन दो परतों की बात करें तो एक परत जो होती है वो वसा की बनी होती है, और एक किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। दूसरे शब्दों में यहां हम बातें करें, इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो तीसरा पार्ट क्या आ रहा है, कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली है सेम है, तो हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक में समान। समान का मतलब वही प्रोटीन और वही लिपिड के द्वारा बनी होती, अर्थात लिपोप्रोटीन कह सकते हैं यहां भी। इसके अलावा बाहर आप देखोगे तो तीन आवरण और दिख रहे हैं, एक फ्लैजेला दिख रहा है, एक पिलाई दिख रही है, एक क्या दिख रही है, फिब्रे दिख रही है। तीनों के क्या है, अलग अलग काम है। फ्लैजेला की तो हम बात कर सकते हैं, फ्लैजेला जो है वो किसमें सहायक होता है, गमन में। फ्लैजेला किसमें सहायक है, गमन में। चलेगा अपने पास में, जब तक फ्लैजेला है जीवाणु गति करता रहेगा। दूसरी बात करें, यहां फ्लैजेला जो है
वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और यूकेरियोटिक में किससे बना था? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बना था? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना था। वहीं हम पिली की बात करें या पिलाई की बात करें तो ये छोटे अर्थात छोटी बाल के समान संरचना होती है। किसके समान? छोटी बाल के समान होती है और जीवाणुओं को आपस में चिपकाने में मदद करती है। किसमें मदद करती है बेटा? चिपकाने में मदद करती है। समझ में आया? दोनों में देखो, यहां पे मैंने पिली लिखा, अब इसी फिमरी को इसी आधार पे समझेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। फिमरी लंबे बाल के समान, किसके समान? लंबे बाल के समान। ठीक है, ये किसमें? जीवाणुओं को आपस में चिपका रही है, एक श्रृंखला बनवा रही है। वहीं फिमरी जो है वो लैंगिक जनन में काम आती है, लैंगिक जनन में चिपकने में सहायक। समझ रहे हो? ध्यान से समझो इसको। पिल्ली जो है वो एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु से दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से चौथे को पांचवे से एक श्रृंखला के रूप में बना रही है। वहीं फिमरी जो है वो केवल लैंगिक जनन के दौरान जब जनन प्रोसेस होगा तब दो जीवाणु आपस में पास आ जाएंगे और वे जो जीवाणु है वो इन फिमरी से आपस में आकर के क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे और ये आपस के अंतर्गत क्या होगा? जनन का कार्य संपन्न हो जाएगा। वहीं आगे इंक्लूजम की बात करें तो इंक्लूजम को हम कहते हैं अंतर्विष्ट पिंड। क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट पिंड। अब बात करें ये अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं, तो देखो अंतर्विष्ट पिंड जो है वो भोजन के कणों को संचित करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के कणों को संचित करते हैं। और भोजन के कणों में बात करें तो यहां ग्लाइकोजन के कणों से ले सकते हैं, फॉस्फेट के कणों से ले सकते हैं, साइनोफाइसिन के कणों से ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में इंक्लूजन जो है वो भोजन के कणों को संचित करने में सहायक होता है। मीजोसोम की बात करें तो ये जो मीजोसोम है वो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। किससे बनता है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। और इस मीजोसोम के लिए हम बातें करें उससे पहले आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बातें करते हैं इसके लिए। हम मीजोसोम की बात करते हैं। किसकी? मीजोसोम की। ये रहा मीजोसोम। क्या कह रहा हूं? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। अगर कोशिका झिल्ली अंदर जाएगी, घूमेगी, घूम करके क्या बनाएगी? मीजोसोम बनाएगी। और ये जो मीजोसोम है इसकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मीजोसोम जो है वो क्या काम करता है? कोशिकीय श्वसन में सहायक। किसमें सहायक है? कोशिका श्वसन में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी क्या था? कोशिकीय श्वसन में सहायक था। दूसरी, मीजोसोम जो है सेल वॉल का निर्माण करता है। क्या करता है? सेल वॉल का निर्माण करता है। बेसिक से दो है। इसके अलावा कोशिका विभाजन का नियंत्रण भी करता है। तो यहां पर जो मेन काम कर रहा है वो कौन है? मीजोसोम। ठीक है, आगे बात करें। केंद्रक के लिए बात करें, देखो क्योंकि चैटोन ने केंद्रक को और या कोशिका को केंद्रक के आधार पर ही बांटा था। हमने कहा यूकेरियोटिक जो है पूर्ण विकसित। यहां क्या लिख दो? केंद्रक कैसा होगा? अल्प विकसित होगा। क्या होगा? अल्प विकसित। यहां देखो चारों तरफ कोई राउंड शेप नहीं पाया जा रहा। और कल हमने जो केंद्रक की बातें की थी उसमें हमने एक दोहरी कला का निर्माण किया था, अर्थात यहां पर कोई कला नहीं पाई जाती है जिस कारण यह कैसा होता है? अल्प विकसित।
और ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास में वो कोशिका द्रव्य में ही क्या होगा, बिखरा हुआ रहता है, अर्थात एक बॉर्डर में ना रह करके संपूर्ण कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। इसलिए इस केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, वही डीएनए पाया जाएगा, वही आरएनए पाया जाएगा, लेकिन यहां क्या नहीं पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। क्या नहीं पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी। हमारे पास में यूकेरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या थी, प्रेजेंस में थी। दूसरी बात करें, प्लाज्मिड की बात करें तो देखो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड नहीं बनाया, चलो बना देते हैं। ये देखो प्लाज्मिड की बात करें तो ये प्लाज्मिड जो है किसने दिया, लैडरबर्ग ने। किसने दिया था प्लाज्मिड शब्द, प्लाज्मिड के बारे में किसने बताया, लैडरबर्ग ने। लैडरबर्ग ने बताया प्लाज्मिड जो होता है वो मैन डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है, द्विकुंडलीय होता है। दूसरी बात, स्व प्रतिकृति कर सकता है, स्व प्रतिकृति कर सकता है। स्व प्रतिकृति का मतलब स्वयं को बना सकता है। नेक्स्ट बात करें क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर की बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं उनको क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या कहलाएंगे, क्रोमेटोफोर। दूसरी बात करें, यूकेरियोटिक में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को क्या कह रहे थे, क्वांटोसोम। क्या कह रहे थे, क्वांटोसोम। यहां क्या कह रहे हैं, क्रोमेटोफोर। दोनों में डिफरेंस हो गया, वहां क्वांटोसोम था, यहां क्या है, क्रोमेटोफोर। 70S राइबोसोम, अर्थात जीवाणुओं में कौन से राइबोसोम, 70S। कितने में बांटा था, 2 में। ठीक है, यहां पे 70S जो था 50S प्लस 30S में बटा था। वैसे कितने राइबोसोम, 2, 70S 80S। और एकमात्र कोशिका अंग है अपने पास में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंस और यूकेरियोटिक में भी प्रेजेंस। आवरण की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकेरियोट्स में भी पाई जाती है। तो ये दोनों एक ऐसे हैं जो कोशिका आवरण में कोशिका झिल्ली समान होती है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में, और कोशिका अंगकों में 70S राइबोसोम जो होता है वो दोनों में क्या है, समान होता है बेटा। ठीक है, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक में अंतर। दोनों कोशिकाएं पढ़ ली है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकेरियोटिक क्या है। अब दोनों में कुछ सिमिलरिटीज की बात करेंगे और कुछ डिसिमिलरिटीज की बात करेंगे। तो अंतर में हम बातें करें तो एक साइड में प्रोकैरियोट्स और एक साइड में क्या दे दें, यूकेरियोट्स। दोनों में अंतर करें, देखो सीधी सीधी बातें करें। पहली बात करें, यहां 3 आवरण, कितने आवरण, 3 आवरण। यहां कितने आवरण, 2 आवरण। ठीक है, यहां बात करें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट, ग्लाइकोकैलिक्स उपस्थित, यहां पे अनुपस्थित। क्लियर बात। कोशिका भित्ति उपस्थित, यहां भी कोशिका भित्ति उपस्थित। यहां किससे बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन से। यहां किससे बनी हुई, सेलुलोज से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, केंद्रक पर आवरण नहीं, केंद्रक पर आवरण नहीं, यहां केंद्रक पर आवरण उपस्थित। ठीक है, यहां बात करें ई के अंदर आए तो यहां लिखे सेल ऑर्गन अनुपस्थित या कम विकसित, यहां उपस्थित। ठीक है,
यहां हम बात करें स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, यहां स्टोन प्रोटीन उपस्थित। यहां कोशिका द्रव्य विभाजन असूत्री प्रकार का, किस प्रकार का? असूत्री प्रकार का। यहां पर समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका बंटवारा कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जीव द्रव्य पे बात करते हैं हम अपने पास में। जीव द्रव्य पे ज्यादा ना बात करके शॉर्ट तरीके में बातें करेंगे। जीव द्रव्य है क्या? तो जीव द्रव्य की बात करें, जीव में होने वाली क्रियाएं, जीव में होने वाली क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। जीवन या जीव जो है वो अपनी समस्त क्रियाएं किसमें संपन्न करता है? जीव द्रव्य में संपन्न करता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीव द्रव्य है वो दो भागों में बटा होता है। एक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, और एक न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में। समस्त कार्य किसमें हो रहे हैं? कोशिका द्रव्य में। ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का परिवहन करना, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, प्रोटीन बनाना, ये सब कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो रहा है? आनुवांशिक मटेरियल अगली पीढ़ी के लिए बनाया जा रहा है, उपस्थित है। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन, ये कहां है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। लेकिन अगर ये दोनों ही काम करना बंद कर दे, क्या जीव बचेगा? क्या नहीं बचेगा। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? जीव द्रव्य का। तुम सीधा सा बात कह सकते हैं, जीव द्रव्य जो है वो एक जीवन का भौतिक आधार है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन जो है वो इस जीव द्रव्य के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। और यहां हम बात करें तो जीव द्रव्य जो खोजा था वो डुजार्डिन ने खोजा था। किसने खोजा था? डुजार्डिन ने। शब्द किसने दिया था? परकिंजे ने। किसने दिया? परकिंजे ने। और यहां पर कई बार पुरकिंजे भी लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? पुरकिंजे भी लिखा हुआ मिल जाता है। और जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ये किसने बताया? हक्सले ने बताया था। किसने बताया था? हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। जीव की समस्त क्रियाएं किसमें संपन्न होती है? जीव द्रव्य में संपन्न होती है। अगर जीव द्रव्य कार्य करना बंद कर देगा तो जीवन भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। किसका? जीव का। किसका? जीव का। इसके अलावा यहां पर हम बातें करें तो जीव द्रव्य जो है इसके अंतर्गत सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है तरल, लिक्विड। अर्थात द्रव्य जो है या जीव के अंतर्गत उपस्थित तरल पदार्थ जो है वो ही जीव द्रव्य है अपने पास में। और जहां द्रव्य की बात आती है वहां जल हमारे पास में सबसे पहले आता है। और जल की बात करें तो ये जल जो है वो जीव द्रव्य को डिपेंड करता है। जल जो है पादपों में ज्यादा और जंतुओं में कम पाया जाता है, या हम कह सकते हैं सभी जीवों के अंतर्गत जीव द्रव्य जो होता है अलग अलग होता है। वहां रहे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अर्थात पादपों में बात करें तो जल करीब 95% होता है, और वहीं जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। जबकि पादपों में कितना होता है? 95% होता है। दूसरी बात ये करें कि जीव द्रव्य में होने वाली जो गतियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति के रूप में, और एक होती है परिसंचरण के रूप में। किसके रूप में? परिसंचरण के रूप में। घूर्णन की बात करें तो वो गतियां जो अपने पास में या तो दक्षिण से लेफ्ट,
या दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ गमन करे, या तो दक्षिणावर्त जाए या वामावर्त जाए। परिसंचरण की बातें करें तो परिसंचरण में हमारे पास में लिक्विड मटेरियल जो होता है एक फ्लो के अंतर्गत गमन करता है। ठीक है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत 65% पानी होता है। अब हम बात करें कि एक शरीर में 65% पानी कैसे रहेगा, तो वो कोशिकाओं के अंतर्गत स्टोर रहता है, लेकिन जो हम पानी पीते हैं वो हमारे आमाशय तक पहुंचता है। उसके बाद में वो किस रूप में बाहर आ जाता है, यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है। इसके अलावा जल है, प्रोटीन आ जाएगी अपने पास में, क्या आ जाएगी, प्रोटीन आ जाएगी। इसके अलावा है कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, लिपिड आ जाएगी, कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, नाइट्रोजन आ जाएंगे। और सभी जीवों के अंतर्गत इनकी वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है।